पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल। मौके पर धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से पीएम को सम्मानित किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सुनी सैकड़ों लोगों की समस्याएं। मौके पर ही बधिर अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। पटना में बापू सभागार में कार्यक्रम आयोजित। सीएम नीतीश कुमार ने 21,391 नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को सौंपे नियुक्ति प्रमाण पत्र। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारी। सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा पर खास फोकस। 1 से 31 जुलाई तक चलेगा सिंचाई रोग नियंत्रण अभियान। सत्ताईस जून से शुरू हुई जगन्नाथ रथ यात्रा। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान रथ खींचने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की और बड़ी खबर की ओर रुक करेंगे, जहां बता दें कि आज दानवीर भामत शाह की जयंती है और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ लोकसभा में होगा भव्य कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ बता दें कि शिरकत करेंगे। सीएम योगी व्यापारी को करेंगे सम्मानित। आज शाम 4 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी विशेष तैयारियां की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि आज शाम 4 बजे लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तमाम तैयारियां की गई हैं और इसके साथ ही बता दें कि आज शाम 4 बजे लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। आज दानवीर और इसके साथ ही लखनऊ लोकसभा में होगा भव्य कार्यक्रम और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि जयंती के समारोह पे और इसके साथ ही बता दें कि लोक भवन में भव्य आयोजन किया जाएगा, जहां आज दानवीर भामत शाह जी की जयंती है और इसके साथ ही तमाम तैयारियां की गई हैं और कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इसके साथ ही बता दें कि लोक भवन में 4 बजे कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया जाएगा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और इसके साथ ही कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि आज जयंती समारोह पे और इसके साथ ही बता दें कि लोक भवन में आयोजन और भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां 4 बजे इस लोक भवन और इसके साथ ही कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पे ही समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी और कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके साथ ही जमीन विवाद, चिकित्सा सहायता और तमाम समस्याओं को लेकर नौकरी और पेंशन जैसी तमाम समस्याएं लेकर आए लोगों को बता दें कि उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है। संजय निषाद के बयान से सियासी हलचल अब तेज हो गई है। 2027 चुनाव को लेकर बोले संजय निषाद, जहां उन्होंने कहा कि जब सपा ने दरवाजा बंद किया था और इसके साथ ही बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि जब सपा ने दरवाजा बंद किया तो मैं भाजपा के पास आया था। इसके साथ ही अब उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा दरवाजा बंद करेगी और इसके साथ ही बता दें कि तो कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उनके इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। डॉक्टर निषाद ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भविष्य में दरवाजा बंद करती है तो वे कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद किया तो बीजेपी के पास आए थे, अब अगर बीजेपी दरवाजा बंद करती है तो कहीं ना कहीं तो रास्ता जरूर निकलेगा। और इसके साथ ही बता दें कि हालांकि
उन्होंने बीजेपी को बता दें कि राम और खुद को लक्ष्मण करार दिया है। संजय निषाद ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव अकेले और इसके साथ ही अकेले ही लड़ेगी, लेकिन 2027 और 2029 के चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमें राम की तरह गले लगाया है, अब हम लक्ष्मण की तरह उनका साथ निभाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक वे अपना दरवाजा बंद ना करें, अगर बीजेपी दरवाजा बंद करती है तो हम भी अपना रास्ता तलाश लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है और इसके साथ ही बयान के बाद से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक मित्र वो हैं हमारे हैं। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के 62 को। हमारी सेना है, हम लोग आगे विजय प्राप्त करेंगे। यह तो भारतीय जनता पार्टी बार बार हमसे जो पूछते हैं तो समाजवादी पार्टी ने जब दरवाजा बंद कर दिया था तब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तब हमें कहीं न कहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो जब तक रहेगी तब तक मित्र वो हैं हमारे हैं। त्रेता में जैसे भगवान राम ने गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, वैसे मोदी योगी ने गले लगाया है एक निषाद राज के 62 को। हमारी सेना है, हम लोग आगे विजय प्राप्त करेंगे। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 2027 चुनाव को लेकर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बता दें कि राजनीति का हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बता दें कि संजय निषाद के बयान से सियासी हलचल अब तेज हो गई है। जहां एक और बता दें कि 2027 में निकाय चुनाव है और इसके साथ ही अब ऐसे में उनका बयान काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही 2027 चुनाव को लेकर बोले संजय निषाद, जहां उन्होंने बयान दिया कि जब सपा ने दरवाजा बंद किया था तो मैं भाजपा के पास आया था, लेकिन अगर भाजपा भी अपना दरवाजा बंद करती है तो कहीं ना कहीं तो जरूर जाएंगे, अपना रास्ता जरूर तलाश लेंगे। इसके साथ ही बड़ी खबर है, जहां बता दें कि जहां एक और 2027 में निकाय चुनाव होने हैं और इसके बाद इस तरह का बयान काफी ज्यादा संकेत देता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े करते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही संजय निषाद ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का भरोसा और इसके साथ ही बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा है कि हम पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन 2027 के निकाय चुनाव में हम बीजेपी के साथ खड़े होंगे और उनका पूरा साथ देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण की तरह हम उनका साथ निभाएंगे, राम की तरह उन्होंने हमें गले लगाया। और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद बता दें कि राजनीति का हलचल अब काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बता दें कि यूपी विधानसभा 2027 से पहले जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, ये काफी ज्यादा संकेत और काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भविष्य में दरवाजा बंद करती है तो वह कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे, अपना रास्ता जरूर तलाश लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब पहले समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद किया था तो बीजेपी के पास गए थे, राम की तरह उन्होंने गले लगाया था, हम लक्ष्मण की तरह उनका साथ देंगे। इसके साथ ही बता दें कि यह बयान अब काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। जहां एक और बता दें कि पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन 2027 और 2029 के चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमें राम की तरह गले लगाया, अब हम लक्ष्मण की तरह साथ निभाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बता दें कि अब जिस तरह का बयान संजय निषाद ने दिया है वो काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है और इसके साथ ही ये संकेत भी देते हुए नजर आ रहा है, जहां राजनीतिक हलचल अब काफी ज्यादा तेज हो गई है। इसके साथ ही कानपुर से सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है और इसके साथ ही जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी खबर पे रुक करेंगे अवनीश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता की ओर। अवनीश, क्या जिस तरह का बयान ये दिया गया है, क्योंकि 2027 के निकाय चुनाव पास में है और इस तरह का बयान देना ये क्या संकेत है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, परंतु बयानबाजियों पर एक करने से ज्यादा यकीन इस बात का करना चाहिए कि एनडीए जो गठबंधन है वो इतना मजबूत है, इतना फुल प्रूफ है और सहयोगियों से आपस में तालमेल इतना बेहतर है कि आज तक कोई बिखराव नहीं और ना बिखराव होगा। ये बिल्कुल जान लीजिए कि बयानबाजी
क्या है ये दीगर होगा, परंतु गठबंधन बहुत मजबूत रहेगा, क्योंकि ये गठबंधन जनता की पसंद है, और जो जनता की पसंद होता है वो ही नेताओं को पसंद होता है। तो एनडीए के गठबंधन के साथी सहयोगी सब एकजुटता से लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे, और 27 का चुनाव एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जीतेगा। अवनीश जी, लेकिन इस तरह का बयान देना कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि संजय निषाद इससे पहले भी कई पार्टियों में रहकर आए हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है वो काफी ज्यादा सवाल खड़े करते हुए नजर अभी आ रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है इसमें कोई सवाल है या इसको इतना तुल देना चाहिए। गठबंधन बहुत मजबूत है, गठबंधन मजबूत है, सभी सहयोगी संतुष्ट है और जनता इसका समर्थन है। अवनीश जी, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने की बात की है, लेकिन 2027 और 2029 के चुनाव में उन्होंने कहा है कि भाजपा का पूरा साथ देंगे, लेकिन क्या कोई नाराजगी है उनको, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जब वो साथ लड़ने की बात कह रहे हैं तो नाराजगी जैसी कहाँ स्थिति दिख रही है? लेकिन इस तरह का बयान का कुछ तो मतलब होगा। क्या उनकी किसी पार्टी से कोई बातचीत चल रही है? कोई मतलब नहीं है। ये बयान केवल मीडिया में और केवल चर्चाओं में रहने के लिए बातें कर रहे होंगे, मीडिया वाले अपनी टीआरपी बढ़ा रहे होंगे, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। गठबंधन मजबूत है, एनडीए बहुत मजबूत है। एनडीए इसलिए मजबूत है कि जनता का पूरा समर्थन है एनडीए के साथ। लेकिन अवनीश जी, जिस तरह का बयान दिया है, तो क्या इसके बाद बीजेपी अब बातचीत करती हुई उनसे नजर आएगी? नहीं, ये सिर्फ मीडिया में आप चर्चा करने के लिए है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मजबूत है एनडीए, बिल्कुल फुल प्रूफ गठबंधन है। ठीक है अवनीश जी, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एनडीए बिल्कुल मजबूत है और वो आप लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मौका है विपक्ष को देने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ है। ये इंडी गठबंधन नहीं है, अवसरवादियों गठबंधन नहीं है। ये राष्ट्र की जनता करने वालों का, समाज के हित चिंतकों का गठबंधन है, जो एक मजबूत है और पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ठीक है अवनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन आज से शुरू और इसके साथ ही 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही बता दें कि 2300 ग्राम पंचायतें होंगे प्रभावित। 28 से 30 जून तक होगा वार्ड संख्या जनसंख्या निर्धारण। इसके साथ ही बता दें कि 12 से 14 जुलाई के बीच अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन आज से शुरू। 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। और इसके साथ ही 2300 ग्राम पंचायत और इसके साथ ही 28 से 30 जून तक होगा वार्ड जनसंख्या निर्धारण। इसके साथ ही बता दें कि 12 से 14 जुलाई के बीच अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां अब काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और इसके साथ ही बता दें कि 28 से 30 जून तक होगा वार्ड जनसंख्या निर्धारण और 12 से 14 जुलाई के बीच बता दें कि अंतिम सूची जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन आज से शुरू हो गया है। और इसके साथ ही बता दें कि 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही 28 से 30 जून तक होगा वार्ड जनसंख्या निर्धारण और 12 से 14 जुलाई के बीच बता दें कि अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसकी बड़ी खबर है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसके साथ ही हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां सभी राजनीतिक दल बता दें कि मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसके साथ ही 12 से 14 जुलाई के बीच बता दें कि अंतिम सूची जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन आज से शुरू हो गया है, जहां बता दें कि अब चुनाव की तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं और हलचल भी तेज होती हुई नजर आ रही है, जहां सभी राजनीतिक दल बता दें कि मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन आज से शुरू, 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी
शुरू हो गई है। और इसके साथ ही बता दें कि 2300 गांव प्रभावित होते हुए नजर आएंगे 28 से 30 जून तक। बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां 12 से 13 जुलाई के बीच अंतिम सूची जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत परिसीमन शुरू, और इसके साथ ही बता दें कि तैयारियां अब काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। इसी खबर पे रुक करेंगे राजनीतिक विश्लेषक अजय तिवारी। अजय जी, जिस तरह की तैयारियां और आज से पंचायत चुनाव का परिसीमन शुरू हो गया है, तो किस तरह की तैयारियां अब देखने को मिलेगी? क्या कुछ मजबूती मैदान में देखने को मिलेगी? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और यह पंचायत का चुनाव, प्रधान का चुनाव और पार्षद का चुनाव, यह बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि यह जो चुनाव होता है वह प्रत्याशी अपने क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही जीत पाता है। पंचायत में हमेशा गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, प्रधान में गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और पार्टी नहीं देखते, वो व्यक्तित्व देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पंचायत के चुनाव में दिलचस्प बात तो ये रहेगी कि पंचायत का चुनाव जीतने वाला व्यक्ति गांव के प्रति कितना सजग रहता है, कितना विकास कराता है। और यह हर गांव वाले को, हर पंचायत के चुनाव में वोट देने वाले को सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह किसी देश की बात नहीं है, यह विकास की बात है। लोकसभा का चुनाव देश की बात होती है, लेकिन यह पंचायत और प्रधान और पार्षद का चुनाव विकास की गति को तेज देने का चुनाव होता है। इसलिए इस पंचायत चुनाव में इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। भाजपा को कहीं ना कहीं इस पर बहुत विचार करना होगा, जमीनी स्तर कहीं वो खो ना दे। अजय जी, जिस तरह से आपने विकास की बात कही और आपने कहा कि बीजेपी कहीं अपना जमीनी स्तर ना खो दे, तो किस तरह की तैयारी बीजेपी करती हुई नजर आएगी? बीजेपी का हर बार कहना होता है कि हम तो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। वह चुनाव के मूड में इसलिए रहते हैं क्योंकि आरएसएस जैसी संस्था प्रतिदिन कहीं ना कहीं काम करती रहती है और आरएसएस के भरोसे वो चुनाव जीतने का काम करते हैं। जबकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वाले विधायक, एमपी, सरपंच, प्रधान या जल्दी काम करने नहीं जाते हैं। आरएसएस जैसा संस्था इन्हें जिताने का काम करता है। इसलिए मैं सरपंच, प्रधान, पार्षद, विधायक और सांसद से भी अपील करता हूं कि आप जमीनी स्तर पर विकास करने की कोशिश करेंगे तो जिस पार्टी में रहेंगे सम्मान आपका बढ़ता रहेगा। अजय जी, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे लड़ती है और उन्हीं के नाम पे खड़ी होती है, लेकिन जहां एक और विपक्ष की भी बात करें तो विपक्ष का भी गठबंधन है, लेकिन अगर अकेले लड़ने की बात आए तो वो भी कमजोर होता हुआ नजर आता है। नहीं, बिल्कुल वो तो कमजोर है ही है। आज कांग्रेस का धरातल तो बिल्कुल गिरा हुआ है। जो कांग्रेस अपने आपको याद होगा, सेवा दल जैसी संस्था, बहुत सी संस्थाएं ऐसी थी कांग्रेस की, वो बिल्कुल धरातल पे है। उसका नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में एक बात तय है, भारत देश में वही सरकार बढ़िया चलती है जिसकी विपक्ष मजबूत होती है। और विपक्ष के विवेक पर निर्भर करता है कि जनता के हित की बात कौन करेगा। क्योंकि सरकारों से जवाब लेना, आज नरेंद्र मोदी से या किसी मुख्यमंत्री से जवाब लेना हो तो विपक्ष का ही व्यक्ति बोल सकता है। तो विपक्ष के व्यक्तियों को ध्यान देना होगा कि जनता की ऐसी कौन सी हित की बात है, कौन सा ऐसा मुद्दा है, चाहे वो टैक्स का हो, जीएसटी का हो, बेरोजगारी का हो, गैस का हो, प्याज का हो, सब्जी का हो, दूध का हो, या कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो सामाजिक हो, उसको विपक्ष ही उठाता है और आंदोलन करने की कोशिश करता है, तब जाकर सरकार सुनने का काम करते हैं। यह बात विपक्ष को ध्यान रखना चाहिए। और कांग्रेस इस धरातल पर इसीलिए मजबूत नहीं हो पा रही है कि कांग्रेस अपने लोगों को एकत्रित नहीं कर पा रही है और ना ही वो संस्था को मजबूत कर पा रही है। अजय जी, लेकिन अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन अगर ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के यूपी में नतीजे देखने को मिले, लेकिन अगर वही उल्टा कर दे तो उपचुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं आगे थी और विपक्ष ओवर कॉन्फिडेंस में था। तो क्या इस बार फिर से विपक्ष
ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आएगा। और जिस तरह से आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो विपक्ष के पास भी आखिर यही मुद्दे हैं, बेरोजगारी, किसान, लेकिन इससे ऊपर क्या है विपक्ष के पास? देखिए, ऐसा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव होते हैं तो जिसकी सरकार होती है वह चुनाव जीत जाता है, क्योंकि जनता उसकी तरफ झुकाव रखती है। लेकिन इस बात को फेल करने में गुजरात को देखिए। अभी गुजरात में उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली में जनाधार खो चुका था, वह व्यक्ति वहां से चुनाव जीत जाता है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां जो अन्य राज्य के लोग रहने वाले प्रवासी हैं उनकी अनदेखी करते हैं, जिसकी वजह से गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी सक्सेस हुए। और उत्तर प्रदेश में जो ये जीत होती है, उपचुनाव की जीत होती है, वह डिपेंड करता है कि वह सरकार के किस तरफ झुकने का काम करते हैं। ठीक है अजय जी, मैं आपकी बात समझ गई। जिस तरह से आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में समर्थन मिलना और या जो भी, लेकिन अगर बात की जाए तो क्यों इतने समय से सत्ता में आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में, लेकिन अगर देखा जाए तो इतने समय बाद बीजेपी की वापसी, और ये भी नहीं भूला जा सकता कि केंद्र में आखिर है बीजेपी की ही सरकार। देखिए आदरणीय, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस बातों पर, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, वह मुद्दा बहुत गरीब तक के लोगों का था, जो बेचारे परेशान थे घूस दे करके, जो बेचारे परेशान थे अपनी रोजी रोटी को लेकर के, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जिताया। अब अरविंद केजरीवाल जी ने जब झुग्गी झोपड़ी तोड़ना शुरू किया, जब गरीबों को दरकिनार करना शुरू किया, जब प्रवासियों को बाहरी कहना शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचली के नाम पर, वहां पूर्वांचली आपको पता होगा, दिल्ली में 2.25 करोड़ की जनता में 1.7 1,70,000 मतलब 1,70,000 यानी 1.7 करोड़ प्रवासी रहते हैं, जो उत्तराखंड के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, बंगाल के हैं। उन लोगों को छलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करके और चुनाव जीत गया। आज रेखा गुप्ता क्या कर रही हैं? आज जो मकान लिंटर्ड हैं, वह लिंटर मकान को तोड़ा जा रहा है। आप लिंटर मकान को तोड़ने से पहले ये देखिए कि कौन सा अधिकारी था उस समय, कौन सा ऐसा व्यक्ति था, कौन सा थाना था जिसने लिंटर्ड को बनने दिया। झुग्गी झोपड़ी तोड़ना कोई बात नहीं, बड़े कम खर्चे में झुग्गी झोपड़ी बनता है। हर आदमी कहता है झुग्गी झोपड़ी कोई लिंटर्ड नहीं है, लेकिन इस बार रेखा सरकार ने जो लिंटर्ड मकान को तोड़ा है, तो पहले घर दो फिर तोड़ो, वरना इन गरीबों को जहर दे दो और मार दो। नहीं ठीक है अजय जी ठीक है। मैं जिस तरह से आप बता रहे हैं मैं उससे एक बात समझना चाहती हूँ कि जनता का आखिर मुद्दा है क्या, क्योंकि विपक्ष भी हमेशा दो ही मुद्दों के साथ मैदान में नजर आता है, किसान, बेरोजगारी और जनता का हक मारना। और बीजेपी एक ही मुद्दे के साथ हमेशा मैदान में आती है कि विकास कार्य है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब पंचायत चुनाव में जब राजनीतिक दल आएंगे, और बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें, अकेले की, कोई सहयोगी दल की नहीं, अगर अकेले की बात करें तो उनके दोनों के मुद्दे क्या होंगे इस बार? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत देश के प्रत्येक राज्य में जो जनता रहती है वो लगभग 60 से 70% जनता भोली भाली होती है और अपने सरकार को चाहती है कि वो मेरी मदद करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि 140 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता को वह 5 किलो अनाज देती है। इसका मतलब 80 करोड़ जनता भुखमरी के कगार पर है। और वहां जो भुखमरी के कगार पे होता है, जो दाई का काम करता है, जो लेबर का काम करता है, वह विश्वास रखता है और यह उम्मीद रखता है जिससे कि वह पंचायत के चुनाव में, प्रधान के चुनाव में या कहीं भी चुनाव में उसको वोट दे देता है। लेकिन उसका वोट खराब तब होता है जब ये उसकी सुनी नहीं जाती। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को इस दुख तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। आप बताइए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने गांव के गांव गोद लेने को कहा था। आप मुझे एक गांव का नाम बताइए जिसे सांसद ने गोद लिया हो और वह सुंदर बन गया हो। तो इसलिए इस बार बड़ी कड़ी टक्कर मिलेगी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए।
रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे समिति अध्यक्ष नुपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर अहम जानकारी साझा की। बैठक से पहले उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है और जुलाई के अंत तक अधिकांश कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि मिश्रा ने बताया कि मंदिर परिसर के परकोटे में लगने वाले 14 लाख क्यूबिक फीट बसी पहाड़ूर पत्थर से बता दें कि 13 लाख फीट पत्थर का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 1 लाख फीट पत्थर लगना बाकी है और मंदिर के लोअर में बता दें कि 800 फीट लंबी रामकथा श्रृंखला में 500 फीट तक बता दें कि चित्र उकरे गए पत्थर लगाए जा चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान तेज और इसके साथ ही बता दें कि सोनभद्र चित्रकूट में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश और 2 दर्जन जिलों में भारी बारिश। जलभराव से निपटने की तैयारी, अगले कुछ दिनों में मौसम रहेगा खराब। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जलभराव से निपटने की तैयारी की जा रही है, अगले कुछ दिन मौसम खराब रहेगा और इसके साथ ही बता दें कि 2 दर्जन जिलों में भारी बारिश की बता दें कि संभावना जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है जहां बता दें कि भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 2 दर्जन जिलों में बता दें कि भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। जलभराव से निपटने की तैयारी की जा रही है, अगले कुछ दिन मौसम खराब रहेगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।